हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे CAPF AC 2024 के पेपर वन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में हम पेपर वन स्ट्रेटजी देखेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंसेस भी देखेंगे थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे CAPF और CDS के नेचर में डिफरेंसेस हैं जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो उन पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली हम बुक लिस्ट पे तो बात करेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है, आप 1 ईयर तक इसे फॉलो कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। इसमें हम 2023 के पेपर को एनालाइज करके जो स्ट्रेटजी जो चेंजेस ज़रूरी थी वो सारी चेंजेस पे भी हम बात करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बुक लिस्ट पे बात करने से पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, ताकि क्योंकि सभी स्टूडेंट पूरी वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेते हैं, ताकि आप सभी के लिए यूज़फुल रहेंगी। और जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड CAPF CDS FCAT मल्टीपल टाइम्स एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देन सबसे पहले देखिए, आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, CAPF के करने हैं, CAPF के करने हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस कहाँ पर कितने आ रहे हैं और कितने डेप्थ तक वो जा रहे हैं। तो ये आपको पर्सनली काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, डेफिनेटली आप एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, बट वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा जितना आप अगर खुद करते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। देन आपको पता चल गया होगा कि एक तरफ तो आपकी नॉलेज है इस बार, अगर आपके पेपर को देखा हो या अटैम्प्ट किया हो, और एक तरफ है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हो सकता है कि 50% 60% क्वेश्चन अपने नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस लैक कर रही है, तो जो सिली मिस्टेक है उनकी संख्या बढ़ेंगी और क्वेश्चंस जो आप अटैम्प्ट करते हैं वो ज़्यादा आप नहीं जा पाएंगे। अब 70 80 85 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो उस कारण से फिर आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए 3 4 हैं। पहले तो कि प्रीवियस ईयर, अब इसमें क्या होगा कि CAPF CDS यहाँ तक कि NDA के अब मैं बोलूँगा कि साइंस भी कर लीजिए। ठीक है, ऑल दो उतने डेप्थ तक नहीं आएंगी, बट ठीक है, कर सकते हैं। एंड देन CSE में पर्टिकुलरली आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स, बट उतना ज़्यादा डीप में नहीं। जो बेसिक क्वेश्चंस आए थे पहले 2013 के आसपास, 12 के आसपास, जो बेसिक वाले क्वेश्चंस आए थे वो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, लाइक जियो साइंटिस्ट है या CISF AC LDC है, तो इन सब, या फिर स्टेनो का भी एक एग्ज़ाम UPSC लेता है, तो वहाँ पर जो रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या है, आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। बट डेफिनेटली CAPF की उतनी कोई रेलिवेंट आपको टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस कारण से आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल विजन है, तो विजन IAS की स्टार्टिंग की 8 फंडामेंटल टेस्ट होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोरम IAS की, ठीक है, तो फोरम IAS की लेवल 1 के तो सारे ही टेस्ट लगा सकते हैं। और लेवल 2 में जब आप जाएंगे, तो लेवल 2 में आप पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के सारे टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे इनसाइट है, ठीक है, मैं ये 2 4 एग्जांपल दे दे रहा हूँ। इस टाइप से आपको जो भी रेलिवेंट CSE की लगती है वो आप लगा सकते हैं। इनसाइट IAS है, तो उनकी टेक्स्ट बुक बेस्ड टेस्ट सीरीज़ आती है। ठीक है, या सब्जेक्ट वाइज वाली भी आती है, बट टेक्स्ट बुक वाली ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए। तो टेक्स्ट बुक बेस्ड टेस्ट सीरीज़ आती है, तो वो आप लगा सकते हैं। उसमें NCERT बेस्ड टेस्ट ही होती हैं, तो ये सारे आप टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे GS स्कोर भी है, तो उनकी भी NCERT बेस्ड टेस्ट आती है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो NCERT बेस्ड जहाँ भी टेस्ट मिल रही हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के सारे टेस्ट लगा सकते हैं कहीं के भी, क्योंकि ऑलमोस्ट लेवल जो है वो सिमिलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बेस्ट होगा कि अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अगर मिल जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं NCERT के, तो वो आप लगा सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सेकंड आता है कि NCERT, अभी हम बुक लिस्ट की बात करेंगे, पहले मैं सारे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ, ताकि अगर कोई वीडियो यहाँ से भी छोड़ देता है तो उनको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पता चल जाए। अब जैसे NCERT है, तो NCERT की नोट्स बनाने अब उतने रेलिवेंट नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट के बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट की थीम 1 की 10 पेज की बना ली, देन थीम 2 की 10 पेज की, ताकि जो फैक्ट्स हैं, ये बुक किसने लिखी थी, ये पेंटिंग किसने बनाई थी, इनके टाइम पे कौन पोएट थे, या कोर्ट में कौन से पेंटर थे, तो वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, बिकॉज वो लास्ट टाइम पे नेम्स ये सब रिवाइज करना है। बट ऐसे डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NCERT में वो काफ़ी डीप जा रहे हैं। जैसे थीम्स के भी अगर आप देखेंगे, इस बार भी क्वेश्चन थोड़े डीप जाके उन्होंने पूछा, कोई भी स्टेटमेंट से पूछ ले रहे हैं। सेम गोज़ विद द ज्योग्राफी। तो बेटर ये है कि बुक से ही बार बार रिवाइज करें। ज्योग्राफी में हाँ कुछ हैं जिन पे आप नोट्स बना सकते हैं, उनकी बात मैं ज्योग्राफी भी सेक्शन में करूँगा, तो इसलिए नोट्स बनाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फैक्ट वाले बना सकते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बुक से ही रिवाइज कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो कहाँ से, कोई फोटो दिया हुआ है, वहाँ से कुछ डाटा है, वहाँ से वो उठा लेंगे।
अगर आप बार बार उसी बुक से रिवाइज करते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप कैच कर सकते हैं। एंड सेम यहाँ से आपको ये भी इन्फ्रेंस लेना चाहिए कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी अगर नोट्स मिल रहे हैं तो वो उतने रेलिवेंट नहीं है आप सभी के लिए। मे बी वो लास्ट टाइम के लिए रेलिवेंट हो सकती है थोड़ी बहुत, बट इन जनरल सेंस वो यूज़फुल नहीं होगी, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इस साल अगर आप बात करते हैं 23 में, तो ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 20, साइंस से 28, इकोनॉमिक्स से 12, करंट अफेयर से 17, मैथ्स से 15 एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 3। तो इसमें देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें ये 15, 16, 17 तक चला जाता है, यहाँ पर ये इंक्रीज़ होकर 15, 16 तक चले जाते हैं। ये ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, 20, 22 के करीब। ये 30 तक जाता है मैक्स टू मैक्स। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कम आते हैं, 10 से 12 आप मान सकते हैं। करंट अफेयर भी 15 टू 16, 17 तक लाई करते हैं। तो ये एक जनरल है। आप देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी रिसेंट में थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं ऑलमोस्ट सभी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, बट बाकी इन जनरल आप देखेंगे तो सेम ही है। मैथ्स के भी आपके 16 के ऑन एंड राउंड आते थे, 15 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसी ट्रेंड के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और ऑन ए प्रिडिक्टेबल लाइन्स हैं। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको करनी क्या है। सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 पूरी करनी है। ठीक है, ये मत बोलिए कि 9 से करनी है, नहीं, 6 to 12 एक बार, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो एक बार ये टोटल जो 9 बुक्स हैं अच्छे से आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको स्पेशल फोकस 9th की, 11th की दोनों, 12th की दोनों, ये 5 बुक्स पे देनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टोटल 9 के 9 बुक करने हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 6, 7, 8 एंड 10, ये बुक को अगर एक दो बार आपने पढ़ लिया तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो उनके नोट्स बना लिए। बाकी फिर बाद में इसे कभी रिवाइज नहीं किया, और मेन फिर इन 5 बुक्स को रिवाइज करेंगे। अब यहीं पर एक डिफरेंस आता है थोड़ा सा CDS और CAPF के बीच में। अगर आप CDS की प्रिपरेशन करें तो 11th की इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर अगर आप CAPF की जैसा कर रहे हैं तो CAPF में फिजिकल ज्योग्राफी वो इस साल भी है, प्रीवियस में भी जाके देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी से वो पूछते हैं। CDS में उतने ज़्यादा नहीं पूछते। यहाँ ट्रेंड उल्टा है, CDS में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा है, फिजिकल कम है। CAPF में फिजिकल ज़्यादा है, ये हर साल है ऑलमोस्ट। सेम गोज़ विद द मैपिंग। मैपिंग अगर आप देखेंगे जैसे CDS की कर रहे हैं तो इंडियन मैपिंग बहुत आती है वो, और काफ़ी डीप आती है। लेकिन जब अगर आप CAPF की कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं नेगलेक्ट कर देना, लेकिन स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको 9th 11th की दोनों एंड 12th की दोनों, 12th की दोनों अच्छे से कीजिए। हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल भी 2-3 क्वेश्चन थे और सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। अब 12th स्किप नहीं कर सकते आप। पहले था कि हाँ ठीक है 2-4 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, थोड़े वो अच्छे भी आ रहे हैं तो डायरेक्ट ही रह रहे हैं, ठीक है, बुक से, तो इसलिए आप 12th को कर सकते हैं। GC लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बट उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उतनी बड़ी बुक करने की। करना है तो उसमें एक लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, वो थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि क्वेश्चंस अगर GC लॉन्ग से कोई भी बने हैं तो वो सिर्फ लैंडफॉर्म वाले चैप्टर से ही बने हैं, और नहीं तो एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का जो टेबल दिया है वो। इन दोनों के अलावा GC लॉन्ग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही बस आप कर सकते हैं। तो GC लॉन्ग का एक लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, आप देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो। कमिंग टू द पॉलिटी, पॉलिटी इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लक्ष्मीकांत तो ठीक है आप करेंगे, डेफिनेट सी बात है, बट उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक तो रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिस की। आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, जो भी एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं वो आप नोट कर सकते हैं। सेकंड, आप हो सके तो बेयर एक्ट को फॉलो कर कीजिए। ठीक है, बेयर एक्ट PM बख्शी की आती है, उसमें स्पेसिफिकली जो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर हैं वो सारे आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़े केसेस सब दिए हुए हैं, जनरल आप देख सकते हैं बिकॉज केसेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेयर एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेयर एक्ट आप कर सकते हैं। बाकी अपनी लक्ष्मीकांत को तो बार बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट NCERT भी करते हैं, तो आप एक NCERT कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, मे बी अगर वो पूछते भी तो एक ही या दो क्वेश्चन पूछेंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी को स्किप कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप NCERT की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को एक बार देख सकते हैं। बट एक बार बेयर एक्ट ज़रूर आप पढ़ना स्टार्ट करें, दैट विल बी यूज़फुल। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज बेसिस पे भी यूज़फुल हो जाता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो आपको पता होगा इस साल भी अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें अराउंड 15-16 क्वेश्चंस जो थे वो एंशिएंट मिडिवल से थे। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडिवल की जो वेटेज है वो लगातार बढ़ रही हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्टली तो आपको थीम्स कर लेनी है 1, 2, 3। जैसे इस बार 1 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो थीम 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन वो जनरल वाला नहीं, काफ़ी डीप करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इसको डीप करेंगे। ठीक है, सिर्फ करना नहीं है, इसको थोड़ा डीप जाके करना है।
देन कमिंग टू दिस, तो आपको देखिए ओल्ड एनसीईआरटी भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न की। एंशिएंट की आपकी आर एस शर्मा आती है, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा। यहाँ पे काफ़ी लोग स्पेक्ट्रम करते हैं, आप कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा बिपिन चंद्रा कर सकते हैं, क्योंकि ईजी है, थोड़ा स्टोरी लाइन में दिया हुआ है तो समझना आसान है, ठीक है। तो रिटेन भी आप आसानी से कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम थोड़ी बल्कि हो जाती है, तो आप देख सकते हैं अपने अनुसार। लूसेंट एक मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए कि आप हिस्ट्री के लिए लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एंशिएंट एंड मिडाइवल। हर साल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट कुछ भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट लूसेंट वाला पोर्शन भी करके जाते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कि 6 to 7 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं थीम से, और फिर अगर मान लेते हैं 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। देन कमिंग टू द आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है वो। यहाँ पर एक और बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगा, 8th की एनसीईआरटी है, आवर पास्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, हार्डली 2 दिन लगेगा इसे पढ़ने में, तो आप 2 दिन में इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में है। कमिंग टू दिस, तो साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में अगर हम देखें तो 9th एंड 10th तो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 11th एंड 12th के भी सेलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं, जैसे 9th से जो एक्सटेंशन है या 10th से जो एक्सटेंशन है वो सारे चैप्टर को तो स्पेसिफिकली करें। और जो एडिशनल चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला हो गया, हाइड्रोजन वाली हो गई, या फिर जो बायो के 4 लास्ट के चैप्टर हैं वो आप कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में भी काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहेगी। कमिंग टू दिस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो मैक्रो दोनों की एनसीईआरटी करनी है। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने नोटिस की हो तो, कि सिर्फ इतना से नहीं होगा, बिकॉज जो वो टर्म्स वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैक्रो में, जैसे टर्म्स वाले इस बार भी आए थे, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ तो आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ आप एडिशनल कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई नोट्स अगर हैं आपके पास तो वहाँ से आप सिर्फ टर्म टर्म कर सकते हैं। बाकी नहीं तो आप हमारी इकोनॉमिक सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, जो यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे मैं जल्द कंप्लीट कर दूंगा, ऑलमोस्ट वो 80% डन है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। देन कमिंग टू दिस करंट अफेयर्स, मैथ्स की भी बात करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए देखिए न्यूज़पेपर तो आपको करने की ज़रूरत है, डेली अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी यूज़फुल। और उसके अलावा करंट अफेयर की आप मैगजीन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो CAPF स्पेसिफिक होती है, ठीक है। विजन करेंगे, ठीक है, विजन आपको पेपर 2 में हेल्प करेंगी, बट अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। कोई भी CAPF की मैगजीन आप कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। देन विजन IAS वाले में भी अगर जैसे करंट अफेयर वाला है, तो ये ऐसे मिसलिनियस में मैं बात करने वाला था, जैसे लास्ट में PT 365 आती है, तो उसमें से सेलेक्टेड, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम वाली है तो वो थोड़ी सी देख ली, प्लेसेस इन न्यूज़ वाली है वो देख ली, क्योंकि वो मैपिंग में भी हेल्प कर जाएगी, ठीक है। तो वो मैपिंग में भी हेल्प करेंगी, तो इस कारण से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सेम PT 365 सिक्योरिटी वाली आएगी, तो उसमें जो डिफेंस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। कमिंग टू दिस, तो थोड़ा देखिए बेसिक बेसिक आपको क्या क्या करना है, जैसे एनवायरनमेंट है, थोड़ा बेसिक बेसिक कर लीजिए, और डिफेंस है। अब जैसे एनवायरनमेंट में क्या है, तो टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स वो तो कुछ एनसीईआरटी से हो जाएंगी, कुछ आप एडिशनल कहीं से भी कर सकते हैं। ओनली IAS की उड़ान की बुकलेट आती है, वहाँ से आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, तो वो 3 चैप्टर वहाँ से कर लीजिए टर्म्स वाले। देन कन्वेंशन वाले कीजिए, बिकॉज आप देखेंगे 2020 में भी क्वेश्चन है, फिर आप देखेंगे 2023 वाले में भी आ गया, तो आएंगे। तो जो भी कन्वेंशंस हैं सारे, वो सारे कर लीजिए, 1-2 पेज के नोट्स बनेंगे, बना लीजिए एक बार, वो हेल्पफुल रहेंगे। डिफेंस में ही बेसिक बेसिक सारे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे आप डिफेंस के कर सकते हैं, बाकी डिफेंस में मेनली आपको करंट करना है, ठीक है। तो डिफेंस वाले में करंट करना है, बट यहाँ पर जो बेसिक बेसिक वाले सारे होंगे, क्रूज, अब बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मिसलिनियस के कुछ टॉपिक ये आपको निकालने हैं PYQ से, ठीक है। PYQ से जो भी मिसलिनियस वाले टॉपिक्स हैं, जैसे रैंकिंग कंपैरिजन वाले आते हैं आर्म्ड फोर्सेस CAPF के बीच में, वो वाले हो गए। हेडक्वार्टर वाले यहाँ तो नहीं आते हैं, रेलवे हेडक्वार्टर वो CDS में आती है। तो उस तरह से जो मिसलिनियस टॉपिक्स दिखते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको आराम से हर साल 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, तो वो मार्क्स आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 to 6 मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग टू दिस, तो मैथ्स एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग में सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो आप कोई भी बुक जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी जो आपको रेलिवेंट बुक लगती है, बहुत लोग RS अग्रवाल करते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा CSET के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं रेलिवेंट वाले, क्योंकि अगर आपने देखे हो मैथ्स एंड रीजनिंग के जो लेवल है वो राइज हो रहा है, ठीक है, सारे एग्जामिनेशंस में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैथ्स एंड रीजनिंग को ड्यू इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़े से अच्छे लेवल की आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, खासकर नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन सभी पे थोड़ा सा अच्छा सा कमांड करने की ज़रूरत है। बाकी देखिए ये हमारी एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
एज डिफेंस, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इंपॉर्टेंट लास्ट में हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए, अभी से अगर प्रैक्टिस बनाएंगे तो वो आपको एट द एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखिए लॉजिक गेसेस ये हमेशा वर्क करती हैं, ठीक है। आप कैसे भी आ जाएँ, वो पेयर वाले भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी बहुत हद तक वर्क करती है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हैं तो आपको काफ़ी एज मिलता है। तो अटैम्प्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको 150, 160, 170 में मार्क्स जाने हैं तो आपको अटैम्प्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। अटैम्प्ट तभी बढ़ेंगे, क्योंकि अटैम्प्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि गलत करके बढ़ा लेने हैं। अटैम्प्ट तभी बढ़ेंगे जब आप सही अटैम्प्ट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो लॉजिकल गेसेस, इंट्यूशन, ये सभी डेवलप्ड होती हैं, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी आगे चल के, ठीक है। तो ये थी पूरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। मिलते हैं अगले पेपर 2 के स्ट्रैटेजी पे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस पर, ठीक है। वो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।